हमारे साथ जाने माने मोतिहारी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता शशि रंजन कुमार उर्फ सोनू सिंह और मधुबन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं निर्दलीय, आज चुनावी चर्चा पर बात करने के लिए मौजूद है। क्या शिवहर लोकसभा समेत पूरे बिहार में किस तरह का माहौल है? खासकर हम लोग शिवहर क्षेत्र से आते हैं तो पहले शिवहर पर ही चर्चा करेंगे कि यहाँ अब दलीय स्थिति स्पष्ट हो गई है। चुनाव में प्रत्याशियों को सिंबल आवंटित कर दिया गया है और अभी चुनावी फिजा क्या है और अब की बार आप राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि शिवहर में क्या हवा बहेगी और कौन यहाँ बाजी मार जाएगा? इस पर आप अपनी तरफ से कुछ जानकारी दर्शकों को दें। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि 18वीं लोकसभा के चुनाव पर चर्चा करने के लिए या फिर मेरी दृष्टिकोण को समझने के लिए आपने मौका दिया। आप अपने चैनल पर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह मैं 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ और मैं राजनीति का छात्र हूँ। मैं किसी दल का तो छात्र हूँ नहीं, या किसी दल का मैं समर्थन करता हूँ, ना ही किसी दल का विरोधी भी हूँ। मैं राजनीति का छात्र होने के नाते मैं लोगों से प्रत्येक दिन आग्रह करता हूं कि अपने राजनेताओं पर दैनिक दृष्टि बनाए रखें। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी विचार कभी जो है बहुमत में हो सकता है, कोई भी विचार कभी अल्पमत में हो सकता है। चाहे जिस भी बहुमत की सरकार हो या चाहे कोई भी निर्वाचित सदस्य हो, उस पर दैनिक दृष्टि जनता का बना रहे। शिवहर में क्या समीकरण है? क्योंकि अब की बार यहाँ से भाजपा से 3 बार जीत चुकी रमा देवी का टिकट कट चुका है, उनके जगह पर यह सीट जदयू को गया है। जदयू ने यहाँ से बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को प्रत्याशी बनाया है, जबकि आरजेडी ने एक महिला को भी उम्मीदवार बनाया है जो पढ़ी लिखी महिला है, रितु जायसवाल है, जो मुखिया भी रह चुकी है और चर्चित मुखिया रह चुकी है। आप लड़ाई किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं और यहाँ क्या होने वाला है? सबसे पहली बात है कि दोनों ही पार्टी और दोनों ही गठबंधन को मेरी तरफ से तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर उन्होंने दिया है। दोनों ही गठबंधन की तरफ से महिला प्रत्याशी और दोनों ही प्रत्याशी ठीक रहे। जहां तक इंडिविजुअल प्रत्याशी का जो एफिडेविट चुनाव आयोग के सामने हलफनामा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसमें श्रीमती रितु जायसवाल के ऊपर शायद मेरे ख्याल से 2 केस के वो आरोपी हैं। अब उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, कब उनका चार्जशीटेड है, ये तो मैं नहीं कह सकता। एक विधि का छात्र भी हूँ मैं, जैसे आपने बताया कि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, और लवली आनंद के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं है। अब दोनों की पृष्ठभूमि पर जाए तो निसंदेह आनंद मोहन जी को सजा मिली है। मुजफ्फरपुर लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट से उनको सजा मिली थी, हाई कोर्ट ने बदला, सुप्रीम कोर्ट पे है। लेकिन थोड़ा सा विधि का छात्र होने के नाते मैं ये समझ नहीं पाया कि उनके ऊपर आरोप जो है वो मॉब को लीड करने का आरोप है। उनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से किसी हत्या को साजिश करने का आरोप नहीं, आरोप है मॉब को लीड करने का। और तो चलिए, वो भी आरोपी है, कन्विक्टेड है। और रितु जायसवाल जिस पार्टी की प्रतिनिधित्व कर रही है उस पार्टी के सरदार भी कन्विक्टेड है। तो जनता के सामने दोनों आदमी का स्पष्ट है। प्रत्याशी के रूप में एक आदमी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, और श्रीमती रितु जायसवाल के ऊपर 2 आपराधिक मुकदमे हैं, हालांकि दोष सिद्ध नहीं है जो उनका हलफनामा में है। अब बिहार के लोग को जो है ना हमेशा बदनाम कर देता है लोग कि बिहार में हमेशा जातिवाद के नाम पर वोट पड़ता है। हाँ, लेकिन भारतीय राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है कि प्रत्येक राज्य की यही स्थिति है। हम लोग थोड़ा स्पष्ट रूप से जाति पर चर्चा कर लेते हैं, इसलिए हम लोग को जातिवाद हमें आपसे केवल जानना है शिवहर के बारे में कि शिवहर की राजनीतिक फिजा, राजनीतिक हवा किस तरफ बहती हुई दिख रही है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूँ स्पष्ट रूप से, उस आंकड़े से आप खुद मंथन कर सकते हैं। मैं तो जनता से रोज आग्रह कर रहा हूँ कि 25 तारीख को जम के मतदान कीजिए, 70% 75% तक मतदान को पहुंचा दीजिए, क्योंकि बिहार में अभी तक 62-63 से ऊपर नहीं जा रहा है। मैं लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि जम के मतदान कीजिए। 70% 75% लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा ताकत है वोट। अडल्ट फ्रेंचाइजी का जो कॉन्सेप्ट हमारा है वोट। जहां तक दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं 2009 से जब से मधुबन विधानसभा शिवहर लोकसभा का अंग बना, 2009 से लेकर 2019 तक 3 लोकसभा का चुनाव हुआ है। श्रीमती रमा देवी जी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से निर्वाचित सदस्य रही हैं। उनकी वोटों का टैली मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस वोटों का, उसके आधार पे आप गुना भाग स्वयं कर सकते हैं कि स्थिति किस करवट बैठेगी। 2009 में श्रीमती रमा देवी जी को 2,32,000 वोट आता है।
दूसरे नंबर के प्रत्याशी अनवारुल हक साहब जो मरहूम हो गए, स्वर्गीय हो गए, उनको करीब 1,08,000 के करीब में वोट होता है। तीसरे नंबर के प्रत्याशी स्वर्गीय सीताराम बाबू जो हमारे चाचा भी थे, हमारे पंचायत के थे, वर्तमान विधायक जी के पिताजी मधुबन के, उनको करीब 88-89,000 के करीब में वोट आता है। और चौथे नंबर पर श्रीमती लवली आनंद जी थी, उनको भी 86-85,000 के करीब में वोट आता है। तो एक आंकड़ा में ये आपको दे दिया 2009 का। 2014 के विधानसभा के 2014 के लोकसभा के चुनाव में आ जाइए। 2014 के लोकसभा के चुनाव में श्रीमती रमा देवी जी का 3,70,000 के करीब में वोट था। 2-4,000 की बात नहीं करूं, 3,70,000 के करीब में उनको वोट था। और उस समय जो रनर कैंडिडेट थे अनवारुल हक साहब, उनको करीब 2,35,000 के करीब में वोट था। तीसरे नंबर के जो प्रत्याशी थे उस समय शाहिद अली खान, साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे जदयू के, जनता दल के, वो करीब 75,000 के करीब में वोट था। और फिर से लवली आनंद जी को उस समय 50-55,000 के करीब में वोट था। ये 2014 के चुनाव की स्थिति है। 2019 के चुनाव पर आप आ जाइए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 6,06,000-7,000 के करीब में श्रीमती रमा देवी जी को वोट है और सैयद साहब को 2,66,67,000 के करीब में वोट है। अब इस स्थिति को आप देख लीजिए। इस स्थिति में तो स्पष्ट लड़ाई दिख रहा है, लेकिन इसमें एक चीज और है। इस 6 विधानसभा को भी देख लीजिए, ढाका विधानसभा, छह विधानसभा, मोतिहारी आपको मधुबन विधानसभा, ये तीनों जो है चंपारण के हैं। एक शिवहर के विधानसभा और बेलसन विधानसभा, रीगा विधानसभा। इस 6 का जो स्थिति है, एक में तो एक प्रत्याशी का पुत्र महोदय विधायक हैं, उनकी जीत की मार्जिन करीब 37-38,000 की है। यहाँ पर रणधीर बाबू हैं जिनसे हम चुनाव स्वयं लड़ते हैं, तो उनकी वहां पर ये विधायक है। तो ये सारा गुना भाग करने के बाद में ऐसा लगता नहीं है कि लड़ाई आसान है, लेकिन आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि आंकड़े, हम उस आंकड़े को सब माने, उसकी व्याख्या से सहमत हो असहमत हो, लेकिन वो आंकड़ा स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। और वो दिखा ये रहा है कि यहाँ पर लड़ाई जो 5 लाख वोट जिस प्रत्याशी को आएगा वो निर्वाचित होकर जाएगा। जातीय समीकरण शिवहर का क्या कर रहा है? जातीय समीकरण में तो आज तक मुझे कुछ पत्रकारों से मैं बड़ी असहमत रहता हूँ। असहमति का मेरा कारण पत्रकारों से ये है, मैं कई पत्रकार को देखता हूँ, अपने तथ्य को, व्याख्या से आप किसी के सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, आपका विशेषाधिकार है, लेकिन तथ्य कभी बदलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे पत्रकार मित्र हैं, हालांकि वो भी शब्दों की खेती करते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी शब्दों का खेती करता हूँ, लेकिन वो कहां से 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख का फिगर लाते, वो मेरे समझ से पड़े। चूंकि जो यहाँ का संख्या करीब 19 लाख के करीब में वोटर है, मुझे लगता है कि इसमें, इस वोट में, जिसको हम लोग समाज के अति पिछड़ा वर्ग पचपौनिया वोट करते हैं, मेरे बातों को गौर से समझिए। मैं अति पिछड़ा वर्ग में उन लोगों को वोट नहीं करता हूं जो चौक पर खड़ा होकर दम्भ भरते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इसमें हजाम की, मैं बात कर रहा हूं इसमें लोहार की, मैं बात कर रहा हूं इसमें पनहेरी की, मैं बात कर रहा हूं इसमें वैसे समाज के वंचित लोग जो राजनीतिक रूप से न उनका प्रतिनिधित्व दिखाई देता है और न उनकी वोट को लोग मतलब काउंट करता है। वह वोट मुझे इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर करीब 4 लाख दिखाई देता है, 4-4.5 लाख, जिसकी चर्चा राजनीतिक रूप से कोई करता नहीं। दूसरा एक महत्वपूर्ण वोट पर मेरी नजर जाती है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जीविका दीदी कहते हैं। हाँ। उन वोट बैंक पर मेरी नजर जाती है, दृष्टि जाती है। तो वह वोट बैंक और यह वोट बैंक मुझे स्पष्ट रूप से डिसाइडिंग दिखता है। अब इसमें देखिए, आप राजपूत कैंडिडेट से जाकर पूछिएगा तो कहां जाएगा वोट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जादव से पूछिएगा कहां जाएगा वोट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुसलमान से पूछिएगा तो कहां जाएगा, आपको भी पता है, मुझे। और ये गर्व की बात है बिहारियों के लिए। इधर क्या पश्चिम भारत में जाएंगे तो जय महाराष्ट्र, जय गुजरात करने वाले लोग मिलेंगे। मतलब AIM के द्वारा पूर्व सांसद सीताराम सिंह के सबसे छोटे पुत्र राणा रणजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। क्या ये मुसलमानों पर प्रभाव अपना डाल सकेंगे? देखिए, व्यक्तिगत रूप से वो चूंकि हमारे गांव के ही हैं और हमको भैया प्रणाम करते हैं, मेरे अनुज हैं, अनुज पर बड़े भाई का कुछ भी कमेंट करना उचित और न्याय संगत नहीं। वोट की बात हो रही है, उन पर कमेंट करने की बात नहीं है। और जहां तक उनकी राजनीतिक समीकरण या स्थिति की बात है, तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उनकी राजनीतिक स्थिति ठीक है। अब जहां तक नंबर ऑफ यहाँ आए हैं योगी जी, श्री वैष्णव अखिलेश्वर। हाँ, मैंने उनका एफिडेविट देखा है। मुझे उनके ऊपर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। तो खैर, मुकदमे तो दर्ज होते रहते हैं, उससे किसी को
अच्छे लोग पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। क्या मतलब वे कुछ खेल यहाँ एनडीए का बिगाड़ पाएंगे? देखिए सन्यासी है, सन्यासी के ऊपर तो कमेंट, राजनीति में सन्यासी तो एक बहुत बड़ा हमारे सनातन परंपराओं के और हिसाब से। उनको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, बुलडोजर, रोलर। अब स्वाभाविक बात है, उनका अंग वस्त्र जो है, उनका वस्त्र, उनको देखकर किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री से भी उनको लोग तुलना करेगा और देखेगा उनका चुनाव। इसलिए हमने पूछा है कि रोलर मिला है, क्या ये शिवहर में अपना बुलडोजर चलाने में सफल हो पाएंगे? अब चर्चाएं तो उनके बारे में कमोबेश होती ही रहती है। कचहरी में हमारे कई मित्र हैं जो उनके बारे में पूछते हैं खासकर, लेकिन अब तो समय बताएगा। लेकिन उनके बारे में मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि कुछ हमारे मित्र लोग हैं, चूंकि मधुर विधानसभा में आप जानते हैं कि मैं चुनाव मतलब लड़ता सवाल रहता हूं, का एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, शिवहर लोकसभा में अब की बार एनडीए और इंडिया में मुकाबला होगा, या राणा रंजीत या जोगी अखिलेश्वर वैष्णव लड़ाई को त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बनाने में सफल हो पाएंगे? नहीं, यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय चतुर्कोण में नहीं है, लेकिन पहले दूसरे नंबर का गठबंधन और महागठबंधन के बीच में रहेंगे। तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई में वैष्णवी जी और राणा रणजीत बाबू हमारे अनुज, इन दोनों में मुकाबला है, कौन रहेगा। मान के हम लोग चले कि शिवहर का लड़ाई दिलचस्प होने वाला है और यह बिहार का हॉट सीट दिलचस्प दिखाई मुझे देती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से मुझे लगता है ना कि व्यक्तिगत तौर से मुझे ऐसा लगता है कि जितना फाइट नामांकन के समय दिख रहा था, जो स्पार्क कॉन्टेस्ट, वो कॉन्टेस्ट थोड़ा धीरे धीरे स्पष्ट दिख रहा है। किनके स्पष्ट ये तो निश्चित रूप से 1 नंबर 2 नंबर प्रत्याशी के बीच में बैलेट पेपर पर जिसका नाम उन्हीं के बीच में संघर्ष है। लेकिन पहले मेरा मानना था ऐसा कि संघर्ष 50 के करीब में है, लेकिन वो धीरे धीरे खाई बढ़ रहा है, 60 70 80 की तरफ जा रहा है। अच्छा, चलिए आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। जब चुनावी दौर में जब प्रत्याशियों का एफिडेविट लिया जाएगा तो किस प्रत्याशी के पास कितनी संपत्ति है, किस किस पर कितने आपराधिक मामले हैं और जनता उनके बारे में क्या सोच रही है, फिर आगे बात होगी। तब तक इस चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।